आदरणीय श्री रामलाल जी, श्री अरुण सिंह जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के जो हमारे डायरेक्टर हैं, डॉक्टर अनिर्बान गांगुली, अनिल जी जरा खड़े हो जाए। बहुत विद्वान आदमी हैं और इनको जिम्मेवारी दी गई है और दोबारा से इस फाउंडेशन को सक्रिय करना, पहले से भी सक्रिय थी, पब्लिकेशन और एक थिंक टैंक के रूप में इसको आगे बढ़ाना, उस कड़ी में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और जिस दिन इस 2020 का भारत का दृष्टिकोण, स्वाभाविक है कि हम उस विचार से जुड़े हुए हैं कि ये देश महान बने, उसका सपना देखते हैं। अच्छे और बड़े सपने देखना और अपने आदर्श के अनुकूल देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी कल्पना करना, ये तो राष्ट्रवादी विचार और इस देश के साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति करेगा। लेकिन ये सपने देखते वक्त वास्तविकता को हम भूल जाएं, वास्तविकता कुछ और हो और हमारा सपना कहीं और जा रहा हो, उसमें एक फर्क और गैप बन सकता है। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो पिछले 2 दिनों से एक साया इस देश पे है जिसने एक बड़ा प्रश्न उठाया है कि इस देश में महिलाओं के साथ आचरण कैसा होगा, और शायद पूरे देश का सर शर्म से झुक जाता है। और इसलिए जब समाज का कोई भी वर्ग जिसको किसी भी दृष्टि से वल्नरेबल कहा जा सकता है, किसी भी समाज की महानता होती है कि ऐसे वर्ग को विशेष दर्जा और आदर दे। और इसलिए जब एक पूर्ण विचार हम लोग करते हैं तो इन सब पहलुओं पे विचार करना भी अपने आप में आवश्यक है। फाउंडेशन का नाम ही स्पष्ट करता है कि हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से, उनके विचार से हम लोग प्रभावित हैं और उस आदर्श को पूरा करने के लिए इस फाउंडेशन की स्थापना हुई, इसके पब्लिकेशंस हुए। डॉक्टर मुखर्जी जब हमारे बीच में से चले गए तो आयु बहुत कम थी उनकी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रहे, हिंदू महासभा में रहे, एक बड़े प्रतिष्ठित परिवार से आए थे। गुरुजी से मिलने के बाद भारतीय जनसंघ की स्थापना की। अर्ली 50s में थे। और अगर उनके जीवन की ओर हम देखते हैं तो जो पहलू स्पष्ट होकर सामने आते हैं कि एक व्यक्ति जो राजनीतिक या सामाजिक जीवन में न भी आता तब भी बहुत प्रतिष्ठित था, बहुत सफल जीवन होता, समाज के अन्य वर्गों में कुछ ना कुछ अचीवमेंट प्राप्त करने के बाद, जिसको अचीवर कहा जा सकता है, जिसका समाज में अपना एक स्थान बन चुका है, ये लोग राजनीति का मार्गदर्शन करने आए। कि डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का एक प्रमुख पहलू था।
कितनी लंबी यात्रा हुई उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि उस कम समय में वो यात्रा की दिशा क्या थी और अपने पांव की छाप, अपने फुटप्रिंट्स किस प्रकार से वो छोड़ गए। और उसमें विशेष रूप से अपने विचार को, अपनी बात कहने के लिए संसद का प्रयोग किस प्रकार से करते थे। जनसंघ के बहुत कम सदस्य थे, लेकिन फिर भी एक मोर्चा बना लिया। और उस वक्त पंडित जी के कद का प्रधानमंत्री था और उसके उनके समक्ष खड़े होकर एकदम एक दूसरी वैकल्पिक विचारधारा के आधार पर अपनी बात कहना, संसदीय मूल्यों के प्रति उनकी श्रद्धा और उसका प्रयोग करते थे। राष्ट्रवाद की विचारधारा में बड़े हुए थे, पनपे थे और वोट बैंक की राजनीति को बिल्कुल अस्वीकार करते थे। और अगर एक सबसे बड़ा उनका योगदान था कि जम्मू कश्मीर के संबंध में, जो उस वक्त का एक बहुत बड़ा विषय था, देश में कैसे अलग अलग राज्य, अलग अलग रजवाड़े इकट्ठे हुए, बहुत चुनौतीपूर्ण काम था। सरदार पटेल ने उसको बखूबी 3 वर्ष में निभाया, लेकिन दुर्भाग्य था इस देश का कि जम्मू कश्मीर की प्रत्यक्ष जिम्मेवारी उनके पास नहीं थी। और जो कश्मीर के संबंध में ढांचा बनाया गया, डॉक्टर मुखर्जी का एक वैकल्पिक दृष्टिकोण था। और आज जब स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 66 वर्ष हो गए हैं और संविधान को लागू किए हुए 63 वर्ष हो गए हैं, तो ये अच्छा समय होता है, लंबा समय होता है विचारकों के लिए और इतिहासकारों के लिए कि इस बात का चिंतन करें कि कश्मीर के संबंध में पंडित जी का दृष्टिकोण ठीक था या डॉक्टर मुखर्जी का दृष्टिकोण ठीक था। कई बार इतिहास बहुत कठोर निर्णय करता है। ये विभिन्न पहलू डॉक्टर मुखर्जी के छोटे से जीवन के थे। जहां तक 2020 या 2020 का जिक्र है, हम जिस विचारधारा और विचार परिवार से जुड़े हैं, पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना और एक बड़ी उम्मीद रखना, ये हमारे विचार का एक अंग है। और इसलिए जब ये शताब्दी आरंभ हुई थी, एक प्रकार से मिलेनियम शुरू हुआ था, तो एक कल्पना थी कि ये 20 वर्ष की यात्रा हम कैसे पार करेंगे। उस वक्त पूरे विश्व में भारत की ओर पूरा दुनिया देखती थी। अगर इस दुनिया का निवेश करने का कोई स्थान है तो भारत है। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस देश का था। अर्थशास्त्रियों ने
नई शब्दावली का चयन कर लिया था। यहां तक लिख डाला था कि ये जो दो सुपर पावर्स हैं, सोवियत यूनियन टूट चुका है इसलिए सुपर पावर नहीं मानते थे उसको, एक अमेरिका और एक यूरोपियन यूनियन, कितनी पुस्तकें और लेख लिखे गए कि 30-40 वर्षों में और 2050 तक तो इनसे बड़ा जो ब्लॉक होगा आर्थिक शब्दावली और राजनीतिक शब्दावली में, उसको ब्रिक्स कहा गया था। बी से ब्राजील था, आर से रशिया था, आई से इंडिया था और सी से चाइना था। और ब्रिक्स जो है अमेरिका और यूरोपियन यूनियन से ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक पावर हाउस बन जाएगा। ये 2000 का जब दशक आरंभ हुआ तो ये चर्चा थी। आज वही लोग लिख रहे हैं कि क्या ब्रिक्स में से आई गायब हो रहा है। ब्रिक्स में से आई शब्द निकल जाएगा क्या, वो उम्मीद नहीं है। और इसलिए अभी अनिर्बान जी कह रहे थे कि सिनिसिज्म, निराशावाद, ये इस देश के अंदर खूब है। कलाम साहब तो यहां तक कहते थे कि 2020 तक एक विकासशील देश भारत, इसको विकसित देश बनाना है। इसकी जो यात्रा होगी एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की होगी। और वो टारगेट्स देते थे कि इस देश के जो उनकी योजनाएं होती थी, एक पूरा नाम की वो योजना की कल्पना करते थे कि जैसा विकसित देशों में होता है कि गांव छोड़कर सभी शहर में नहीं आ जाते, गांव में भी वो सुविधाएं दो जो शहरी स्तर की हैं। किसी विकसित देश की यह पहचान है, अर्बन लाइक फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज। आज वो स्थिति नहीं है। आज तो एक संकट है और इस संकट का कहां रुकेगा, कोई इसका आकलन नहीं निकाल पा रहा। मैं जो कहने वाला हूं ये कोई कल्पना ना करे कि जिस राजनीतिक संगठन का मैं सदस्य हूं ये हमारे सबके सामूहिक मत हैं, क्योंकि कुछ कई बार इस प्रकार की चर्चा में थोड़ी मुक्त विचार की भी एक सुविधा होती है, ये बहस का विषय होता है। मैं मानता हूं कि पिछले 9 वर्ष की जो यात्रा रही है, 9.5 वर्ष की, जिसका प्रयोग कोई भी समाज कर सकता था बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ने के लिए, ये एक व्यर्थ यात्रा थी, एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थी। और इसलिए 2013 के अगस्त के माह में खड़े होकर कहना कि ये सारी यात्रा जो कल्पना थी अगले 7 साल में पूरी हो जाएगी, ये इतना सरल नहीं है। चुनौती और बड़ी है, लेकिन इस चुनौतियों से कहां हमसे भूल हुई है इसका आकलन भी कर लेना, ताकि आगे की यात्रा में वो भूल ना हो।